फिर से आज है मजबूत शुरुआत के संकेत। एसजीएक्स निफ्टी से दुनिया भर के बाजारों में मिला जुला कारोबार और भारतीय बाजार लाइफ हाई बनाने के बाद एक और दमदार ट्रेडिंग सेशन की तैयारी में। स्वागत है आपका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। जानेंगे अनिल जी से कैसे करें आज के ट्रेड की तैयारी। इतनी सारी खबरें आई हैं, इतनी सारी खबरों पर मुहर लगी है, उनके बारे में भी करनी है बातचीत और करनी है आज के लिए तैयारी। बताएं सर। बिल्कुल दीप, खबरें ढेर सारी है और इन ढेर सारी खबरों के बीच में जो सबसे अहमियत वाले ट्रिगर्स हैं वो एक बार नजर डाल लें। अमेरिकी बाजारों में 70 अंकों की मजबूती रही है उम्मीद के मुताबिक, और नैस्डैक और S&P हल्के फुल्के कमजोर रहे। हालांकि जो उनका ब्रॉडर मार्केट है, छोटे मझोले शेयरों का रसेल 2000, वहाँ पर दमदार तेजी 1.5% की आती दिखी है। सेबी की आज अहम बैठक है। गोल्ड स्पॉट एक्सचेंज के साथ ही कई सारे बड़े मुद्दे हैं जिन पर लंबी और मैराथन मीटिंग सेबी की होने वाली, लेकिन सबसे ज़्यादा नज़रें इस बात को लेकर होगी कि सेबी NSE के IPO पर आज किसी तरह की बोर्ड में कोई बातचीत करती है, चर्चा करती है, फैसला लेती है या नहीं। फैसला हो या ना हो, चर्चा होगी, इस बात की संभावना पूरी पूरी है। एक बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर लगी है मुहर रेमंड्स। यहाँ पर रिस्ट्रक्चरिंग का ऐलान किया है कंपनी ने। रियल एस्टेट कारोबार को अलग किया जाएगा, ऑटो कंपोनेंट, टूल इंजीनियरिंग वगैरह जो कारोबार है उसे एक अलग सब्सिडरी में ट्रांसफर किया जाएगा। ये बड़ी खबर सच, सही और सटीक साबित होती दिख रही है। टेक्सटाइल कंपनियों को लेकर भी अच्छी खबर है। 10,600 करोड़ की जो PLI स्कीम थी उसको सरकार ने नोटिफाई कर दिया, यानी कि अब ये स्कीम ऑफिशियली लागू हो चुकी है आपके लिए। इस पर भी जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले दी खबर। हमारी तो आइडेंटिफाइड थीम ही थी सर, टेक्सटाइल। एब्सोल्युटली, इस साल में से अब बात ही कर रहे हैं। इस साल की थीम है और आप देखिए एक के बाद एक क्या टेक्सटाइल स्टॉक्स कमाल करते हुए दिख रहे हैं। कल फिर से देखिए कॉटन के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, बिल्कुल गजब की तेजी होती है। देखिए हालांकि जो गारमेंट्स बनाने वाली कंपनियां उनके लिए थोड़ी रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ेगी, लेकिन जो कॉटन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां उनके लिए गजब का समय। सोडा ऐश, कास्टिक सोडा, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मतलब एक एक महीने में ये कमोडिटीज 50%, 60%, 35% बढ़ रही है। समझ के बाहर की चीज़ है। नेचुरल गैस को मत भूलिए, कल 10% भागी है। हाँ, और समझ में आता है ये ऐसा हो क्या रहा है, हो क्यों रहा है। मतलब आमतौर पर जो अब तक देखा है दीप, वो ये कि ऑर्गेनिक डिमांड से ऐसा सब कुछ नहीं होता। या तो आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जाए या आर्टिफिशियल सप्लाई कमी की जाए, और ये दोनों ही हो तो फिर आप दाम तेजी से बढ़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन जो मेरी लिमिटेड समझ है कमोडिटी मार्केट की और ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये दोनों ही नहीं, ये दोनों एक साथ हो रहा है। आर्टिफिशियल डिमांड क्रिएट की जा रही है और आर्टिफिशियल सप्लाई कम की जा रही है। शायद ये बड़ी वजह, आई डोंट नो, मतलब ऐसा जिंदगी में कभी देखा नहीं कि कमोडिटीज़ के दाम इस तरह से तेज़ी से बढ़े। हर रोज़ 10-15% कमोडिटीज़ के, किसी भी कमोडिटीज़ के, और कमोडिटीज़ में भी वही हो रहा है कि एक या दो कमोडिटीज़ हर रोज़ लेकर आप बड़ी तेज़ी करते हैं ग्लोबल मार्केट में। कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, समझ के बाहर की चीज़। मतलब अचानक से ओवरनाइट इस तरीके से चीज़ों की डिमांड नहीं बढ़ती। जी, करेक्ट। ऐसा थोड़ी कि अचानक से सबको सोडा ऐश चाहिए, अचानक से सबको कास्टिक सोडा चाहिए, अचानक से सबको नेचुरल गैस चाहिए, अचानक से सब कॉफ़ी पीना शुरू कर देंगे। चलिए वहाँ तो मान भी लें कि कहीं कोई फसल खराब हुई तो वो दिखता है। जी, सही बात है। हाँ। वो समझ में आता है कि हाँ, सामने नजर आता है कि हाँ फसल खराब हो रही है। लेकिन अचानक से कहीं पोल्यूशन इश्यूज़ आ जाएँ, प्रोडक्शन इश्यूज़ आ जाए, कंटेनर अचानक से आपके बंद हो जाएं। अब कंटेनर बंद होने या कम होने की वजह से डिमांड बढ़े, कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है ग्लोबल मार्केट में। हाँ, आप सब एंजॉय कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं कि तेज़ी हो रही है, कमोडिटीज़ में बढ़िया माहौल है, इन स्टॉक्स से जिनको फ़ायदा होता है उनके लिए अच्छा माहौल है। लेकिन आर्टिफिशियल तेज़ी लंबी सस्टेन नहीं करती, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, ये ज़्यादातर जो कंपनियां जो इन्हें रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करती हैं उनकी कैलकुलेशन और उनकी बैलेंस शीट बिगाड़ देती है ना। तो हर एक के एक साइड इफेक्ट भी है। अगर कुछ कंपनियां कमा रही है तो उसके सामने कई सारी कंपनियां ऐसी है जो नुकसान भी कर रही है। तो कमोडिटीज़ में जो कुछ हो रहा है, भले तेजी का हो रहा हो, लेकिन ये डिस्कम्फर्ट देता है। मुझे ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि क्या होता है, ये इस तरह से बढ़ना ठीक नहीं है। बढ़िए ना, डिमांड है, बढ़ना चाहिए, है ना। समझे कच्चे तेल की डिमांड है, $1, $2, आधा डॉलर, धीरे 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 हफ्ते में एक आध $2 बढ़ गया। समझ में आता है कि भाई डेटा दिख रहे हैं आपके सामने, लोग वापस से नॉर्मल लाइफ में आ रहे हैं, सड़कों पर आप देख सकते हैं ट्रैफिक है, डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज वापस से ऑपरेट कर रही है, समझ में आता है, प्रोडक्शन वहीं का वहीं है। लेकिन ये जो बाकी कमोडिटीज़ है ना, अब इसमें आप सब पढ़ते होंगे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के, आप भी स्टूडेंट हैं। हाँ, तो हम भी हैं इंडिया में, तो हम सब हाँ सब अपने अपने तरह से पढ़ते हैं। क्या अमेरिका का खेल है, चीन का है, किसी और का है, भगवान जाने। लेकिन मुझे डिस्कम्फर्ट होता है इस तरह के बड़े मूवमेंट से। ये ठीक नहीं है। प्रॉपर तरीके से डिमांड सप्लाई का मूवमेंट हो,
प्राइसेस का मूवमेंट हो वो ज़्यादा बेहतर है। मार्केट को चिंता लेने की जरूरत? मतलब चिंता नहीं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अगर आप सिर्फ इस वजह से कोई स्टॉक खरीद रहे हैं, और हम भी कई बार रिकमेंड करते हैं, दूसरों की बात क्या कहेंगे, हम भी कई बार कहते हैं कि भाई सोडा ऐश के दाम 10% बढ़ गए, जल्दी से ये ले लो, है ना, होता है। लेकिन वो जब रिवर्स करे, मतलब वो म्यूजिकल चेयर है, आपकी कुर्सी आपके पास होनी चाहिए या फिर अगर आप रिले रेस में दौड़े तो बैटन किसी और को थमा दो, भाई आगे तू दौड़, मेरा काम यही तक था। वो कहते हैं ना कि चलती गाड़ी में चढ़ना है, चलती में उतरना है, मुंबई के लोकल ट्रेन की तरह। रुकने का इंतजार करेंगे तो शायद मौका ना मिले, या तो आप अंदर से बाहर ना आ पाए या बाहर से अंदर ना जा पाए। तो अब आपको अंदर से बाहर आना है, तो ये ध्यान रखें, थोड़ा आपको प्रॉम्प्टली एक्ट करना पड़ेगा जब भी अगर रिवर्सल होता हो, जैसे मेटल्स में हमने देखा, जैसे मेटल्स में हो। इसीलिए आप देखिए पिछले 2-3 दिनों से हम मेटल्स पर व्यू थोड़ा सा कॉशियस लेकर चल रहे हैं। डेफिनेटली नेगेटिव नहीं है, खराब नहीं है, इस तो क्वार्टर के रिजल्ट भी अच्छे आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको ऊपर के लेवल पर फंसना नहीं है, ये ध्यान में रखना है। बिल्कुल। 102% भागा है टाटा स्टील 7 फरवरी से, जब पिछली बार हाई लगाया था तब से अब तक। तो देख सकते हैं कि ऑलरेडी कितनी बड़ी मूव आ गई है। जैसा अली कह रहे हैं, थोड़ा कॉशियस रहना जरूरी है। पर एक स्पेस सर, बैंक्स, कल भी आपने कहा बड़ा मूव आते हुए दिख सकता है। कल आया मूव, इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर क्रॉस हुआ, और कल आपने एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी कि नतीजे इनके दमदार आएंगे। और एक खबर हमने भी पिछले हफ्ते बताई थी और आज भी थोड़ी आती हुई दिख रही है, पीरामल जो DHFL की रिकवरीज हैं वो अब शुरू होने वाली हैं, तो काफी बड़ा फायदा बैंक्स को इसी क्वार्टर में आते हुए दिख सकता है। दो चीज, पहले आपके बैंक्स का जवाब दूं उससे पहले पिछले वाली जो हमारी डिस्कशन थी उसमें एक चीज बता दूं कि मैं न मार्केट पर बेरिश हूं न स्टॉक्स पर बेरिश हूं, लेकिन सिर्फ कमोडिटीज के एबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट से सावधान रहना, ये ध्यान में रखना कि बहुत अचानक से जो कोई कमोडिटीज बढ़े घटे उस पर आपको सावधान रहना। अब आइए आपका जो सवाल है बैंक्स का, जी हाँ बिल्कुल इसमें कोई डाउट नहीं, बैंक्स के इस तिमाही के नतीजों को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूँ। पहली बात, उसका सबूत आपको दे भी दूं, क्योंकि आमतौर पर बैंक्स और NBFCs को आप एक साथ देखते हैं, एक सेक्टर के तौर पर देखते हैं, और कम से कम आप और किसी को देखें ना देखें, लेकिन HDFC लिमिटेड को एक बैंक की तरह आप जरूर देख सकते हैं। अगर HDFC बैंक किसी एक तरह का आपको संकेत दे सकता है, और वो संकेत बहुत लाउड एंड क्लियर है कल के एडवांस टैक्स नंबर्स का, 500 करोड़ पिछले साल एडवांस टैक्स भरा था, उसके सामने 1100 करोड़ का एडवांस टैक्स। दिस इज समथिंग, बड़ा अमाउंट है, 1100 करोड़ एडवांस टैक्स। इससे आप समझ सकते हैं कि HDFC लिमिटेड क्या आपको संकेत दे रहा। हाउसिंग मार्केट, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मतलब गर्म है, और ये ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे होम लोन्स HDFC बेच रहा है। करेक्ट, बैंक्स बहुत एग्रेसिव हैं, SBI है, ICICI बैंक है, ढेर सारे एक्सिस बैंक है, ढेर सारे बैंक्स हैं जो सब होम लोन्स में बड़े एग्रेसिव हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है कि आमतौर पर आदमी और कहीं डिफॉल्ट कर ले, अपने खुद के घर के लोन में डिफॉल्ट नहीं करेगा अनलेस उसकी बहुत ज़्यादा मजबूरी आ गई, और वो भी अगर कर भी दे तो ये डिले है, डिफॉल्ट नहीं, क्योंकि घर की वैल्यू हमेशा लोन से ज़्यादा होती है। करेक्ट। सो इस लिहाज से इनके NPA लेवल्स काफ़ी कम होते हैं, जो होते हैं वो भी खाली रेगुलेटरी वजह से उन्हें बुक करने होते हैं, पैसा डूबता नहीं। तो अगर HDFC लिमिटेड के एडवांस टैक्स के नंबर्स कोई इंडिकेशन है, तो ये बैंक्स के लिए इससे बड़ा सबूत, संकेत और आपको क्या कहना चाहिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात नहीं हो सकती कि वहाँ पर इतने तगड़े नंबर्स आ रहे हैं। अच्छे नंबर्स रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी बात जो आपने कहा DHFL की जो डील कंप्लीट होने जा रही है, 37,000 करोड़ के NPAs हैं सरकारी कंपनियों के लिए, सरकारी बैंकों के लिए, माफ़ कीजिएगा, मुझे नहीं लगता कि एक सिंगल रिजोल्यूशन जिसमें एक साथ इतने NPA राइट बैक किए जाएं, जो आप अपनी बैलेंस शीट में से उड़ा चुके हैं कि भाई नुकसान हो चुका है, वो बड़ी चीज़ है जो डायरेक्ट प्रॉफिट पे। हाँ, इसमें ऐसा कुछ नहीं दीप कि जो आपको, मुझे या मार्केट को नहीं पता, पता है लेकिन होना भी तो चाहिए। करेक्ट, कब होता है वो अपने, उसकी भी एक इम्पोर्टेंस है, और उसके साथ ही नेचुरली पिरामल एंटरप्राइजेस के लिए भी ये बड़ा एक्विजिशन है, एक रिटेल पोर्टफोलियो उन्हें जो मिल रहा है उसका फ़ायदा भी उन्हें मिलेगा। तो ये जो खबर है कि DHFL का शायद आज कल में रिजोल्यूशन हो जाए और फाइनली बैंक्स को इवेंचुअली पेमेंट जाता हुआ दिखे, तो सरकारी बैंकों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आज फोकस में फिर से बैंक्स रहने चाहिए, बैंक्स पे हम बुलिश हैं, बुलिश थे, बुलिश रहेंगे, और कॉल्स भी आएंगे आपकी, तो उम्मीद करते हैं इंतजार रहता है बाजार को। बिल्कुल। तो चलिए फिर स्ट्रैटेजी भी जान लेते हैं आज की सर से, और कौन से लेवल्स हैं ये भी जानना जरूरी है। आज के संकेत क्या कहते हैं सर? ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर रखें, न्यूट्रल से हल्के से पॉजिटिव मान सकते हैं आप। FIs के संकेत न्यूट्रल साइड पर रखें, न्यूट्रल से हल्के से नेगेटिव मान सकते हैं आप। बाकी चारों संकेत पॉजिटिव है। घरेलू फंड्स के भी, FNO के संकेत ये बदले हैं, ये न्यूट्रल से पॉजिटिव है, ये संकेत बहुत अच्छे से हम विस्तार से बात करेंगे। सेंटीमेंट और ट्रेंड भी पॉजिटिव है, तो बाकी सारे कहीं नेगेटिव संकेत मेरे पास आज एक भी नहीं है।
ये ज़्यादातर पॉजिटिव साइड पर, ज़्यादातर पॉजिटिव या फिर दो न्यूट्रल भी हैं। लेवल सर फिर 17,775 17,800 दीप कली की रेंज है, यही आज भी सपोर्ट का काम करेगी। इस कमजोरी का पहला संकेत तब मिलेगा जब 17,775 के नीचे निफ्टी ट्रेड करना शुरू करे, अदरवाइज ये सपोर्ट के तौर पर काम करेगी। और अगर ट्रेड करना शुरू करते तो अनफॉर्चुनेटली बीच में 150-200 पॉइंट तक कोई मेरे पास खास सपोर्ट है नहीं, सीधा 17,600 17,650 की रेंज आती है जो सपोर्ट के तौर पर निकल कर आती है, और वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग बाय जोन होगा शॉर्ट कवरिंग का भी। अगर आए तो आएगी नहीं, अगर आए तो ना तो किसी चीज़ को करना नहीं है, स्पेशली मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में आप हो तो उम्मीद करें नहीं आएगी, लगता भी नहीं है, लेकिन अगर आए तो वो रेंज खरीदारी की। ऊपर 17,900 17,950 हल्की फुल्की रुकावट है, कोई खास नहीं। 2 दिनों से हम वही हाई बना रहे हैं, 943 947 4 पॉइंट से अगर हम हाई बनाने से रुक गए तो 950 के आसपास आकर थोड़ा सा रुक रहे हैं। एक बार पार किया तो 18,000 18,075 की तरफ बढ़ सकते हैं ऊपर की तरफ, ये आपके लिए लेवल। वहाँ प्रॉफिट बुक करें तो करें, नहीं तो फिर एक और नया ब्रेकआउट है, ना भी करें तो कोई बात नहीं, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलें। ठीक है। बैंक निफ्टी 37,825 38,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है बैंक निफ्टी के लिए, आज के लिए नहीं टूटेगा आसानी से। फिर भी नीचे की रेंज हैंडी रखिए एकेडमिक पर्पज से, ज्ञान के लिए। 37,675 37,775 ये रेंज है जहाँ खरीदारी शॉर्ट कवरिंग सब कुछ आएगा, उस पर फोकस करिए। ऊपर कितना जा सकते हैं पता नहीं, ब्लू स्काई जोन है, एक लेवल दिखता है वो 38,350 का जो कि कल का हाई है। 38,350 38,450 एक हल्का फुल्का लेवल है, क्योंकि 38,500 पर कॉल राइटिंग होकर रखी है थोड़ी बहुत, वहाँ तक जा सकते हैं। एक बार 38,500 को पार किया 600-700 की रेंज तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। बैंक निफ्टी जो संकेत दे रहा है बड़े दिनों बाद, मतलब कंटिन्यूस मजबूती के संकेत दिए, या नहीं तो 1-2 दिन से ज़्यादा का बैंक निफ्टी की ताकत ही नहीं है खड़े रहने की। 1-2 दिन चल के नेक्स्ट डे वो हो जा। कल भी आप देखिए रिकॉर्ड हाइस तो बनाए, हर एक लेवल से खरीदारी आती है। देखिए डीप, और कल की जो क्लोजिंग है 171 के आसपास की, वो क्लोजिंग इस लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि कल दिन के दौरान 38,200-300 पर काफ़ी कॉल राइटिंग थी बैंक निफ्टी में, उसके बावजूद बैंक निफ्टी गिरा नहीं। तो मुझे लगता है बैंक निफ्टी में भी स्ट्रेंथ है, थोड़ा और बढ़त बन सकती है। जी बिल्कुल, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन, बड़े लेवल्स जो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के लिए आ रहे हैं, स्पेशली बैंक निफ्टी पर रखें नजर। ट्रेडिंग रेंज क्या रहेगी सर? 17,800 17,900 छोटी रेंज, 17,700 17,940 मीडियम रेंज। 950 होती है 10 पॉइंट नीचे कर लिया ताकि आप वहाँ 50 तक का इंतजार न करें। 943 और 947 दो हाई है, थोड़ा सा नीचे कर लिया। 17,650 18,000 बड़ी रेंज के तौर पर लेकर चले आप। बैंक निफ्टी 38,000 38,350 छोटी रेंज, 37,825 38,450 दिन की मीडियम रेंज है। ज़्यादा संभावना है कि इसी रेंज से हम काम चला लेंगे। बड़ी रेंज के तौर पर 37,675 38,600 600-700 कुछ भी हो सकता है, वहाँ का आप लेवल लेकर चलें। जी ओके, तो ये है आपके लिए दिन की ट्रेडिंग रेंज आज की। अब बताएं सर, पोजीशनिंग क्या दिख रही है एफआईएस की? पीसीआर से क्या संकेत? कुछ खास बदलाव है नहीं दीप, 60 से 61% एफआईएस पता नहीं इंडेक्स पे कोई व्यू ही नहीं लेकर चल रहे, जो है पोजीशन वही मेंटेन करनी है, और स्टॉक स्पेसिफिक व्यू ज़्यादा है जो आगे एफआईएस के डेटा में मैं आपको बताऊंगा, और आप कहें तो यही बता दूं। देखिए जो कुछ एक्शन है स्टॉक्स में ही है। 595 करोड़ के स्टॉक्स बेचे हैं एफआईएस ने कैश में, और 318 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स भी बेचे हैं। तो कुल मिला के 900 करोड़ के आसपास की बिकवाली एफआईएस की स्टॉक्स में, ठीक है। सामने 570 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे। सो इसीलिए मैंने न्यूट्रल से हल्का सा नेगेटिव साइड पर रखा। स्टॉक्स बेचना थोड़ा मतलब ठीक नहीं है। इंडेक्स बेचे मुझे चलता है, क्योंकि इंडेक्स बेच के अल्टीमेटली जो भी इंडेक्स बेचेगा एफआईएस कभी न कभी खरीदेगा, करेक्ट है ना। ये इंडेक्स के फ्यूचर्स जो बेचे हैं वो हेजिंग के पर्पज से होता है, लेकिन स्टॉक्स बेच रहे हैं तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है ना। सो थोड़ा सा हल्का सा नेगेटिव साइड पर ये आंकड़ा है, और इंडेक्स में उनको कोई पोजीशन खास बदलनी नहीं है। 60 से 61%। घरेलू फंड ने कल दमदार खरीदारी की 1400 करोड़ के आसपास की। ऐसा दीप कोई ऐसा मुझे लगा तो नहीं कि कोई बड़ी ब्लॉक डील्स हुई हों, छोटी मोटी हल्की फुल्की तो रोज ही होती है। तो इसका मतलब ये कि घरेलू फंड्स की तरफ से खरीदारी दमदार हुई है, और अच्छी वाली खरीदारी होती हुई दिखी कल के सेशन में। तो उस लिहाज से आंकड़े ठीक है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं एफआईएस के। अब आइए दूसरा आंकड़ा, वो है पुट कॉल रेशियो का, और आज के लिए ये मेरे लिए अच्छा सरप्राइज फैक्टर है। कल बाजार ऐसे कोई खराब थे नहीं, सुस्त थे, मतलब 2 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद हुआ। बैंक निफ्टी तो ठीक ही था, लेकिन इसके बावजूद पुट कॉल रेशियो घट कर आया है 1.11। मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, परसों एक्सपायरी है। 1.11 का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड के नज़दीक है। हाँ,
इसे ओवरसोल्ड मान सकते हैं। अगर नीचे खुलता तो और भी बढ़िया था, नीचे नहीं खुला, ऊपर खुला तो अलग बात है। अगर नीचे या फ्लैट खुलता तो निचले स्तरों से रिकवरी जरूर आती। अब एक बार ऊपर खुलने के बाद इस ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो में थोड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी। वो शॉर्ट कवरिंग हो सकता है 17,940-50 तक एक बार फिर से ले जाए निफ्टी को, वहाँ से एक बार प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और उस प्रॉफिट बुकिंग में फिर से 17,800-825 की रेंज में निफ्टी आता है, 850 के आसपास आता है, तो आपको खरीदारी करनी है। और वो इसलिए करनी है, ओवरसोल्ड पुट कॉल रेशियो आपको लोअर लेवल से रिकवरी देगा ही और शॉर्ट कवरिंग देगा ही। तो आज के लिए सारे ट्रिगर्स के बीच में मेरे लिए एक सबसे कंफर्ट और कॉन्फिडेंस और मजबूती वाला ट्रिगर जिस पे मैं भरोसा करता हूँ वो मेरा पुट कॉल रेशियो। और अभी तक कभी इसने निराश किया नहीं है मुझे, हमेशा, मतलब हमेशा काम आता है। तो 17,800 के आसपास पुट पर पोजीशन भी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि गैप से खुल गए तो 17,800 आराम से होल्ड करेंगे। अगर गैप से नहीं खुलकर 50 पॉइंट नीचे खुलते हैं तो 17,800 आराम से होल्ड करेंगे। ये डेटा में दिख रहा है, तो दोनों तरफ से आपको डेटा कंफर्ट दे रहा है ये ओवरसोल्ड मार्केट का। एक ही डिस्कम्फर्ट वाला फैक्टर है, नेगेटिव फैक्टर एक भी नहीं लिखा दीप मैंने, लेकिन एक है, वो है विक्स फिर से 7% बढ़ा, 18-12 के आसपास का विक्स चलता था, धीमे धीमे विक्स में आप देखो 50% की बढ़त हो गई नीचे से के लेवल से, 12 वाला 18 हो गया, पता ही नहीं चला। तो वोलेटिलिटी बढ़ेगी, ये संकेत आ रहे हैं और बढ़नी भी चाहिए इन लेवल से। भी आ रही है। दोनों तरफ के स्ट्रॉन्ग व्यू होने में कोई हर्ज नहीं है। 18,000 के आसपास किसी को लगता है कि मैंने बहुत पैसा बनाया है, फंड्स की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूँ, ट्रेडर्स तो रोज अपने हिसाब से प्राइस के हिसाब से एक्शन लेते हैं, तो कोई गलत भी नहीं है। प्रॉफिट बुक करना चाहें तो करना भी चाहिए। और आप देखिए पिछले 1-2 दिनों से मार्केट में काफ़ी कॉशियस, खराब होने की वॉइसेस आ भी रही हैं। बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्हें डिस्कम्फर्ट हो रहा है कि नहीं, टू मच, टू सून, टू फास्ट, है ना। तो अब ठीक है, कब आएगा वो प्रॉब्लम हुई कि मार्केट हमें ऑब्लाइज करता नहीं, हमारी इच्छा के हिसाब से नहीं चलता ना। वही तो है, कोई एक दिन तो मिले साल में 365 दिन जब हम बोले कि आज ऐसा हो, वैसा हो, वैसे ही हो। हम वो कहते हैं जो मार्केट करता है जी। हम जो कहते हैं वो मार्केट नहीं करता। ये गलतफहमी हमें होनी नहीं चाहिए, मुझे नहीं है कि मैं ये बोल रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, मार्केट ऐसा करेगा इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ। बहुत छोटा फर्क है, 2 बार सुनेंगे तो समझ में आएगा। बड़ा फर्क, जो मार्केट करता है वो हम कहते हैं, जो हम कहते हैं वो मार्केट नहीं करता। सो वही है, तो जब तक ना हो करेक्शन तब तक चलने दीजिए, म्यूजिक चल रहा है, एंजॉय कीजिए पार्टी। नहीं सर, डेटा को जो आप एनालिसिस करके बताते हैं वहाँ से तो मूवमेंट वैसा ही आ रहा है सर। बैंक्स की भी आपने जो मूव बताई थी, बट जैसा अनिल जी कह रहे हैं ज़्यादातर अच्छे संकेत हैं, थोड़ा विक्स एक कॉशियस संकेत आप ले सकते हैं। पोजीशंस का क्या करें? 17,775 कल भी यही रखा था दीप, आज भी ये रखेंगे आपके लिए, डे ट्रेडर्स के लिए भी और इंट्राडे। वैसे 17,600 तक निकल कर आता है, मुझे 200 पॉइंट की और रिस्क रखनी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई बात नहीं, वापस ले लेंगे, 50 पॉइंट ऊपर ले लेंगे, रिस्क कम रखिए। रिस्क मैनेजमेंट कहाँ टाइट करना है और कहाँ लूज रखना है वो हमें समझ में आना चाहिए। तो मेरे लिए इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे 17,775 है। क्लोजिंग बेसिस पे क्यों? क्योंकि 3 दिनों से आपको 17,800 के ऊपर की क्लोजिंग मिल रही है। अब आज अगर 17,800 के नीचे की क्लोजिंग मिले किसी भी वजह से, तो थोड़ा हल्का रहना है, मंदी नहीं करनी है। ऐसा भी नहीं कि सब डर के रणछोड़दास भाग जाएं सारा मैदान छोड़ के, वैसा भी नहीं है, ठीक है ना। थोड़ा सावधान रहे, रिस्क मैनेजमेंट कि भाई यहाँ हल्का पोजीशन कम करना। क्योंकि फिर क्या है, अगर समझो किसी वजह से 17,600 650 आ गया, आपसे संभलेगा क्या? परसेंट तो एक ही हुआ, लेकिन अगर स्टॉक 4-5% निकल गए तो अब जैसे समझिए पहले सबके पास मेटल थी तो मेटल निकल गया, अब लोगों ने आईटी लिया तो कल आईटी 4-5% निकल गया। तो आपके पास पोजीशन जो है अगर वही गिरा तो, और ऐसा बैंक निफ्टी भी कोई अमर होने का वरदान तो लिखवा के नहीं लाया। 3 दिनों से 4 दिनों से मजबूती हो रही है, किसी दिन अचानक से बैंक निफ्टी में भी लगे नहीं अब करेक्शन होना चाहिए। तो सो आपकी सावधानी रहनी चाहिए, और वो सावधानी 17,775 के नीचे की क्लोजिंग पे आनी चाहिए। जब तक वो ना टूटे तब तक टेंशन नहीं। बिल्कुल ठीक है। बैंक निफ्टी स्टॉप लॉस 37,950, करीबन 200 पॉइंट नीचे, परफेक्ट है, कोई खास दूर नहीं है, इतना बनता ही है। कल के लोज के आसपास, कल 37,968 का लो बनाया था जहाँ तक मुझे याद है बैंक निफ्टी का, हाँ वही है। तो उसके थोड़ा नीचे स्टॉप लॉस है, 37,800 के नीचे बंद होगा तो आपको लॉन्ग कम करनी है। और जिनको स्टॉप लॉस ये छोटा रखना है दीप, वो 38,000 का भी रख सकते हैं। मेरी सुन के रखना चाहें तो 37,800 रखिए। बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट 1% का ही तो स्टॉप लॉस कौन सा लंबा चौड़ा है। अब आइए, अगर आप शॉर्ट हैं तो होने नहीं चाहिए कायदे से, लेकिन फिर भी हैं तो कल वाला ही स्टॉप लॉस आज भी आपके लिए काम करेगा। 18,000 इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉस है, थोड़ा दूर है। और क्लोजिंग बेसिस पे 17,850 का कल भी दिया था, जो ट्रिगर था नहीं किया, तो आज करें। आज भी 17,850 के ऊपर बंद हो तो
लॉन्ग कम कर लेनी चाहिए, माफ कीजिएगा शॉर्ट कम कर लेनी चाहिए। और बैंक निफ्टी के लिए एक ही स्टॉप लॉस है 38,350। कल के हाई के पार निकले तो डे ट्रेडर्स चाहे आप पोजिशनल ट्रेडर है स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट काट लें। ओके, तो ये है आपके लिए मौजूदा पोजीशंस पर आए। नई पोजीशंस के लिए बताएं सर। आज दीप नई पोजीशन में बहुत इंटरेस्टिंग बनाई है पोजीशन, और आपको सुनने में मजा आएगा। और दोनों तरह के ट्रेडर्स के लिए, एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए भी है और आराम से इंतजार करने। फिर एक चीज और कहना चाहता हूँ साथ में, पहले एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए दी है और उस पर ज्यादा फोकस करना है। आज का ट्रेड एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए ज्यादा सही है। कैसे? निफ्टी खरीदना है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 17,775 का, ये कल वाली स्ट्रेटेजी है। 900, 940, 975, 18,000, 18,075 ये सारे टारगेट हैं। क्लियर है? अगर आप गैप से नहीं खुले, ज़्यादा ऊपर नहीं खुले, ये आपका स्टॉप लॉस, ये आपके टारगेट। लेकिन आप पैसिव ट्रेडर्स है, आराम से अपने लेवल का इंतजार करते हैं, तो फिर आपको खरीदना है सीधा 600, 650 की रेंज में, अगर आए तो। नहीं आए तो कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए। 550 का स्टॉप लॉस होगा। 700, 800, 825, 850 और 925 तक के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी एग्रेसिव ट्रेडर्स के तौर पर। ये 925 वाला हटा भी देंगे तो ठीक है, 850 तक का रखिए, 925 हटा दीजिए, ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। तो आप देखिए जो पैसिव ट्रेडर्स के लिए आराम से करना है, उनको इंतजार करना है, कोई जरूरी नहीं कि उनको ये लेवल मिले। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले ट्रेड आपको करना ही तो एग्रेसिव ट्रेडर्स के दम पे जाइए। ये चेंज है स्ट्रेटेजी में, लेवल्स के साथ, डेटा के साथ चेंज होता है। करेक्ट? कई बार मैं कहता हूं कि एग्रेसिव इंतजार कीजिए, आराम से आएगा। हाँ, यहाँ पर एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए जब अब आइए सेल साइड पे। हाँ। सेल साइड में अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं तो सीधा 18,000 का स्टॉप लॉस लगाओ, यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर, ठीक है, और बेच दीजिए। नीचे का टारगेट 17,800, 17,700, 650, 625 का बनेगा, और ये कर सकते हैं। स्पेशली अगर आपको 17,900, 950 की रेंज में मिले निफ्टी तो पक्का बेचिए 18,000 के स्टॉप के साथ। ठीक है। दूसरा तरीका है जो आराम से इंतजार करने वाले लोगों के लिए, अगर 18,000 के आसपास आए, 17,940, 18,000 की रेंज में आए तो वहां पर आप शॉर्ट करें। 18,100 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा आपका। 17,900, 850, 825 और 800 ये सारे टारगेट के लिए आपको निफ्टी में करनी है बिकवाली। तो आप बेचना भी चाहें तो आज 50 पॉइंट अगर आपको ऊपर मिल रहा है। यूजुअली आप निफ्टी में अग्रेसिव के लिए कम देते हैं, दोनों तरफ के। आज दोनों, हाँ, आज दोनों दे रहा हूँ क्योंकि 2 दिनों से 17,950 के आसपास टॉप बना रहा है। 17,950, 18,000 मुझे कंजेशन जोन दिख रहा है एक बार के लिए, तो इसलिए मैं एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बेचने की भी राय दे रहा हूँ 18,000 के स्टॉप लॉस के साथ। ये चेंज है, आपने चेंज सही नोटिस किया। इसलिए मैं कह रहा था कि आज की स्ट्रेटेजी ध्यान से सुनिए। आज एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रेटेजी ज़्यादा फोकस्ड है और वहाँ से बनाना चाहिए। ठीक है सर, तो चलिए ये है आपके लिए राय जहां तक निफ्टी की पोजीशंस हैं, और अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए खरीदारी बिकवाली दोनों के मौके हैं। बैंक निफ्टी खरीदिए, और ये एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए सिंपल सीधा 37,950 कल का लो स्टॉप लॉस, 38,350 कल का हाई पहला टारगेट, 450, 500, 600 ये टारगेट है ऊपर की तरफ। जो लोग बाकी आराम से खरीदना चाहते हैं वो 37,800, 38,000 की रेंज में आने दें, वहाँ मौका मिले खरीदिए। आप 37,950, 75, 38,000 के आसपास शुरुआत कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप 825, 850 में और ऐड कर सकते हैं। ये 200 पॉइंट की रेंज में लेना है आपको बेसिकली, दो टुकड़ों में लेना है। 2 टुकड़े आपको जहाँ ठीक लगे वहाँ लीजिए। स्टॉप लॉस 50 पॉइंट का ही लगाना है नीचे, 37,750 का। टारगेट 38,100, 175 छोटे हैं, 38,350 और 38,450 आगे के टारगेट। ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बेचने के लिए पहले तो एग्रेशन चाहिए, अदरवाइज बेचे ही ना क्योंकि बेचने का कोई सिग्नल दे नहीं रहा। फिर भी अगर किसी को बेचना है तो 38,350, 38,500 की रेंज में एक चांस आप ले सकते हैं बेचने का, ले लीजिए। छोटा सा स्टॉप लॉस है 38,600 का, वो लगा के ही बेचेगा, अदरवाइज मत बेचिए। 38,200, 125 छोटे टारगेट है, 38,000, 37,850 दो टारगेट, बस ज़्यादा नहीं। ठीक है, चलिए, क्लियर कट, नीट एंड क्लीन स्ट्रेटेजी है। और नॉर्मल ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी बेचने की राय ही नहीं है। अगर आप एग्रेसिव हैं तो ही बेचिए, अदरवाइज मत बेचिए। अदरवाइज बाय ऑन डिप्स, नीचे आए तो खरीदिए। चलिए ठीक है, डेटा आपने पूरा समझा दिया सर। बैन लिस्ट कोई बदलाव नहीं है, 8 स्टॉक्स आज बैन में रहेंगे। कैनरा, एस्कॉर्ट्स, वोडाफोन, IRCTC, PNB, इंडिया बुल्स हाउसिंग, सेल और जी एंटरटेनमेंट। लग रहा था कि 2 स्टॉक्स बाहर आ सकते हैं कल, पर वैसा हुआ नहीं। एंड ऑफ ट्रेड कोई बदलाव नहीं, सेम टू सेम सर। ये ऐसा तो नहीं कि मतलब बदलाव हो रहा हमें पता नहीं हो,
क्योंकि कल देर रात तक आशीष तो यहीं पर है सर। डेटा अपलोड हाँ, कल हुए नहीं डेटा थे। थोड़ा upload late बड़ी हुआ है। मुश्किल से सुबह तक जाके मिले डेटा। मैंने भी आज बड़े दिनों बाद पूरा डेटा एनालिसिस सुबह किया है। नहीं तो कल तो नहीं तो आप शाम को हाँ, नहीं तो रात को मुझे नींद ढंग से आती नहीं, और एक्चुअली नहीं आती। वो बैक ऑफ द माइंड दिमाग में बोझ ही रहता है सर में कि अरे काम बाकी है, काम बाकी करके इतना सो प्यार लो। मार्केट से, हैं? इतना प्यार मार्केट से, नहीं, नींद ही नहीं है, डेटा नहीं देखना। नहीं सीरियसली प्यार जिम्मेदारी है एक्चुअली। क्योंकि क्या है, हम समझते हैं कि हमारे दर्शक है जी। जो इंतज़ार करते हैं कि हम आके बताएंगे कुछ, थोड़ा हैंड होल्डिंग करेंगे, थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश करेंगे। सही तो हमेशा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा बहुत मदद कर पाए तो फिर वो जब है ना सोते हैं तो काम बाकी है, काम बाकी वाली फीलिंग ही रहती है। हाँ। तो और फिर ये फीलिंग रहती है कि सुबह के लिए आधा पौन घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, तो आपको जल्दी उठने वाली फीलिंग भी आती है। तो ये दोनों फीलिंग बड़ी खतरनाक है जो ढंग से सोने नहीं देती। Correct. इससे बढ़िया है ना रात को भले आधा घंटा ज़्यादा लगे, कितना ही थके हो, काम करके सोना है, शांति से नींद आती जितनी भी सोए। क्योंकि टेंशन तो उतनी लेनी है, तो फिर सुबह क्यों लें, हिम्मत करके रात को ही कर लो काम ज़्यादा। वैसे सर बैन लिस्ट आज अवॉइड करते हैं क्योंकि अभी तक डेटा डेटा है ना। मैंने किसी से सुबह बात करी तो कह रहे थे सेम है, बट क्लैरिटी नहीं है, जाने दीजिए, फिर हम देख लेंगे। ठीक है। तो बैन लिस्ट को फिलहाल करें अवॉइड, पर बाकी आपको संकेत अनिल जी की तरफ से आ चुके हैं। आइए फिर आपको बता दें आज के खबरों वाले शेयर्स और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। कुशल, देवांशी, मानसी और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं तैयार। कुशल, गुड मॉर्निंग, बताएं आज के ट्रिगर्स और खबरें कौन सी हैं? गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले सेबी की बोर्ड बैठक होने वाली है, काफ़ी अहम है। जी बिजनेस एक्सक्लूसिवली आपको बताया था कि यहाँ पर एनएससी का जो आईपीओ है उस पर चर्चा संभव है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 5 बजे, तो यहाँ पर नजर रखिए। साथ ही फाइनेंस मिनिस्ट्री की मूडीज के साथ मीटिंग होने वाली है और यहाँ पर भारत जो है अपनी रेटिंग अपग्रेड करने के लिए पिच कर सकता है। साथ ही बजाज हेल्थ केयर, यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट की एक्स डेट है 10 से फेस वैल्यू जो है अब 5 रुपये हो जाएगी। इनफैक्ट एजीएम्स पर भी नजर है जिसमें एनटीपीसी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोनेट, एलएनजी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, महानगर गैस जैसे स्टॉक्स पर आपको फोकस रखिए। इसके अलावा और भी 4-5 ऐसे कंपनीज हैं जिनकी एजीएम्स है। एक्स डिविडेंड होते हुए दिखेंगे बजाज होल्डिंग्स, जिन्होंने 90 रुपये प्रति शेयर का ऐलान किया था। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ अहम ट्रिगर्स और खबरें। आइए देवांशी से जानते हैं कुछ और खबरें। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट खबर रेमंड पर आती हुई दिख रही है और जी बिजनेस की इम्पॉर्टेंट एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर लगती हुई दिख रही है। हमने आपको पहले ही कई बार बता दिया है कि कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग करती हुई दिख रही है अपने कारोबार में और अपने जो रियल एस्टेट कारोबार है उसको मोनेटाइज करने के लिए अब योजना करती हुई दिख रही है। और अब आप देखिए कंपनी के बोर्ड ने रियल एस्टेट कारोबार को अलग करने की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही काफ़ी सारे रीस्ट्रक्चरिंग किए हैं। कंपनी ने अपना जो कारोबार, जो अपैरल कारोबार है उसको भी अब अलग कर देगी। रेमंड लिमिटेड में इसको मर्ज कर दिया जाएगा। B2C कारोबार को कंसोलिडेट करने की योजना कंपनी की तरफ से और इसके साथ ही इनका जो हार्डवेयर टूल्स का जो कारोबार है उसको अब अलग सब्सिडरी में यहाँ पे ट्रांसफ़र करने की मंजूरी दे दी है। जेके फाइल्स करके जो कंपनी है इनकी सब्सिडरी या इंजीनियरिंग कारोबार उसमें ट्रांसफ़र करने की योजना है। तो ओवरऑल रीस्ट्रक्चरिंग से अनलॉकिंग को काफ़ी मदद मिलती हुई दिखेगी, ये इनके एमडी का कहना है। इसके साथ ही BPCL, इसके लिए भी काफ़ी पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है। कंपनी के चेयरमैन ने AGM में ये क्लैरिफाई किया है कि सरकार का मार्च के अंत तक विनिवेश पूरा करने का इरादा है और इसके साथ ही अगले 5 सालों में करीब 1 लाख करोड़ के निवेश की योजना BPCL की तरफ से बनती हुई दिख रही है। पेटकेम कारोबार में 5 सालों में 30,000 करोड़ के निवेश करने की योजना है। गैस कारोबार में विस्तार करेंगे, अगले 5 साल में 20,000 करोड़ तक के जो पूंजी है वो निवेश करने की योजना है। रिन्यूएबल एनर्जी में 5,000 करोड़, इसके साथ ही इनका जो बायोफ्यूल सेक्टर है वहाँ पे 7,000 करोड़ तक का निवेश करते हुए दिखेंगे। और ये जो ओवरऑल प्लान है, आउटले है, ये आने वाले 5 साल के लिए है, तो ये पॉजिटिव है। इसके साथ ही पारादीप फॉस्फेट्स, इस पर आपको नजर रखनी होगी और जुआरी एग्रो, पारादीप फॉस्फेट्स, इसका जो IPO है इसके लिए सेबी से मंजूरी मिल चुकी है अब कंपनी को। और जुआरी एग्रो आपको इसलिए फोकस में रखना है क्योंकि लगभग 80% हिस्सेदारी जो है पारादीप फॉस्फेट्स में वो जुआरी एग्रो होल्ड करती हुई दिख रही है, तो इसके चलते ये स्टॉक पर भी आपको नज़र रखनी है। इसके साथ ही अमरा राजा बैटरीज, यहाँ पे आप नज़र रखिए, जहाँ पे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने APPCB के ऑर्डर पे लगाई अंतरिम सस्पेंशन ऑर्डर को आगे बढ़ा दिया है, इस पर नज़र रखें। और साथ ही पिरामल एंटरप्राइज, SBI, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, इन सब पर नज़र होगी, जहाँ पे कई सारे न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स से सजेस्ट करते हुए दिख रहे हैं कि DHFL के जो लेंडर्स हैं उनको इसी हफ्ते 37,400 करोड़ जो पेमेंट है वो मिलता हुआ दिखेगा। तो सारे जो बैंक्स हैं, स्पेशली जो PSU बैंक्स हैं,
जिन्होंने DHFL को लोन दी थी, लेंडर्स हैं, उनके लिए इस बार पॉजिटिव खबर आती हुई दिख रही है और माना जा रहा था कि सितंबर के एंड तक ये जो ओवरऑल पेमेंट्स हैं वो क्लियर होते हुए दिखेंगे। तो इस हफ्ते में आपको इस पर भी नज़र रखनी है। बिल्कुल, तो बैंक्स के लिए बड़ी खबर, बड़ा डेवलपमेंट आते हुए दिख सकता है। मानसी, गुड मॉर्निंग, बताएं आपके पास कौन सी खबरें हैं आज? गुड मॉर्निंग दीपांशु। GSFC इस कंपनी पर नजर रखिए। जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर बताई थी, DGTR ने कैप्रोलैक्टम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने की सिफारिश की है। कैप्रोलैक्टम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो नायलॉन फाइबर्स और रेजिन्स के प्रोडक्शन में काम आता है और यूरोपियन यूनियन, कोरिया, रूस और थाईलैंड से आने वाले कैप्रोलैक्टम पर एंटी डंपिंग ड्यूटी की सिफारिश थी, जिसके चलते GSFC पर नजर रखनी होगी। टेक्सटाइल स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे। टेक्सटाइल मंत्रालय ने 10,683 करोड़ की टेक्सटाइल PLI स्कीम नोटिफाई की है। मैनमेड फाइबर कपड़ों और फैब्रिक पर इंसेंटिव्स मिलने जा रहा है। जी बिजनेस ने सबसे पहले ये खबर बताई थी, जिसके चलते टेक्सटाइल क्षेत्र पर आज फोकस होना चाहिए। RBI ने 2 करोड़ का जुर्माना बैंक पर लगाया है। रेगुलेटरी कंप्लायंस की शर्तों के उल्लंघन को लेकर यह जुर्माना लगाया गया है। श्याम मेटलिक्स पर आज नजर रखिए। क्षमता विस्तार के लिए FY 22 में 850 करोड़ पूंजी निवेश की योजना कंपनी बनाकर चल रही है और साथ ही कंपनी ने एल्यूमिनियम फॉयल के कारोबार में भी एंट्री ली है। 40,000 मेट्रिक टन प्रतिवर्ष फ्लेक्सिबल पैकेजिंग प्रोडक्ट्स का उत्पादन इस नए बिजनेस के तौर पर कंपनी करने जा रही है, तो जिसके चलते श्याम मेटलिक्स पर नजर रहे। और अंसल हाउसिंग, HDFC ने करीब 12,67,000 शेयर्स खुले बाजार में बेचे हैं। अब इनका हिस्सा जो है वो घट गया है 7.8% से 5.65% होता हुआ दिख रहा है। ओके, तो ये है आपके लिए कुछ और खबरें। आइए, फंड एक्शन और ब्लॉक डील्स कुशल बताने के लिए तैयार हैं। कुशल बताएं। देखिए, स्पाइस जेट पर भी फोकस रखिए दीपांशु आज, क्योंकि यहाँ पर जो इनका कार्गो कारोबार अलग करने की बात थी, उसमें लेकर कहीं ना कहीं लेंडर्स जो हैं थोड़ी सी जो है डाउट्स क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि इस पर ऑब्जेक्शंस है उनका, क्योंकि उनको जो स्पाइस जेट को इन्होंने ड्यूज़ इनको जो लेंड किया हुआ है वो ड्यूज़ पहले क्लियर किया, उसके बाद ये बिज़नेस जो है सेपरेट हो सकता है। तो एक हिसाब का चैलेंज जो है वो आपको यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है स्पाइस जेट में। HDFC लिमिटेड यहाँ पर एडवांस टैक्स की जो इन्फॉर्मेशन अनिल सर भी बता रहे थे अभी, कि यहाँ पर Q2 में एडवांस टैक्स 500 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 1100 करोड़ रुपए जो है ऐसा सोर्सेज बता रहे हैं, सालाना आधार पर यह आता हुआ दिखा है। कुछ बल्क डील्स है जिसमें PSP प्रोजेक्ट्स पहला है, जहाँ पर एबेकस इमर्जिंग फंड ने करीब 4.5 लाख शेयरों की खरीदारी की है, लगभग 425 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। दूसरी तरफ बेलवेदर कैपिटल ने 3.25 लाख शेयर बेचे हैं और साथ ही पटेल शिल्पाबेन ने ऑलमोस्ट 15.5 लाख शेयरों की बिकवाली की है 423 रुपये के भाव पर। इनसाइडर ट्रेड्स भी हैं जिसमें रॉयल ऑर्किड प्रमोटर केशव बालजी ने ऑलमोस्ट 2.25 लाख शेयरों की बिकवाली की है यहाँ पर 103 रुपये प्रति शेयर के प्राइस पर। और अंत में ग्रीनलैम्प इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी प्रमोटर सौरभ मित्तल ने करीबन 1% हिस्सेदारी जो है बेची है, लगभग 2.5 लाख शेयर्स है ये 27 सितंबर को। ओके, तो ये है तमाम खबरें जहां पर आज आपको दिखेगा एक्शन को बढ़ाते हैं आगे, और वो होगा FIs की तरफ से। रिपोर्ट्स हैं तैयार, आशीष भी तैयार। तो आशीष बताइए आज की दमदार रिपोर्ट, सबसे दमदार। आज तो बहुत कम ही रिपोर्ट्स आई हैं, तो कोई ऐसी खास इतना कुछ है नहीं, लेकिन एक तो 9 बजे नहीं रखे वापस। बताइए अनिल जी। गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पर देखिए रिपोर्ट्स आई हैं और ब्रोकरेज हाउस मान रहे हैं कि इनका जो इंडोनेशिया कारोबार है यहाँ पर काफ़ी बड़ी अट्रैक्शन और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। और एक और खास बात इन्होंने हाईलाइट करके ये कही है कि कंपनी की जो एबिलिटी है कॉस्ट इन्फ्लेशन को पास ऑन करने के लिए, ये दूसरे FMCG कंपनी से काफ़ी बेहतर है, जिसके चलते अगर आप देखें तो क्रेडिट स्विस अभी भी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हुए हैं। 1150 रुपये का लक्ष्य दिया है। सीले से हालांकि आउट परफॉर्म की रेटिंग दे रहे हैं 1050 रुपये के लक्ष्य के लिए। 1040 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। और ब्रोकरेज हाउस में सबसे ज़्यादा बुलिश नजर आ रहे हैं मैक्वारी, इन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1300 रुपये के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे हैं 1190 रुपये के लक्ष्य के लिए। कैडिला हेल्थ केयर यहाँ पर क्रेडिट स्विस की तरफ से रिपोर्ट आई है, इनका व्यू बिल्कुल भी नहीं बदल रहा है। इन्होंने जो है एडोलेसेंट्स के लिए जो वैक्सीन लॉन्च की, इसके बाद भी अगर मान रहे हैं कि आगे जाकर इस स्पेस में जो कंपटीशन है वो लगातार बढ़ता जाएगा और जो फर्स्ट मूवर एडवांटेज कंपनी को मिला है वो आगे जाकर फेड आउट हो जाएगा। इसके लिए अभी भी अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है और काफ़ी नीचे का लक्ष्य दिया 380 रुपये का। 557 के आसपास की कल की क्लोजिंग है। इंडिगो पर नजर रखिए, गोल्डमैन सैक्स की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर अब रेटिंग को डाउनग्रेड कर न्यूट्रल की राय दे रहे हैं 2140 रुपये के लक्ष्य के लिए। और ये मान रहे कि स्टॉक ने अगर आप देखें तो साल की शुरुआत से करीब
68% की तेजी दिखाई है और इसके बाद जो वैल्यूएशंस है वो महंगे हो रहे हैं, जिसके चलते इस रेटिंग को डाउनग्रेड किया है। और फिलहाल के लिए आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये आखिरी रिपोर्ट है जहां पर यूबीएस की तरफ से रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय को बरकरार रखा है 800 रुपये के लक्ष्य के लिए, और ये मान रहे कि इनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स की तरफ से अगर आप देखें तो काफ़ी बेहतरीन सेल्स देखने को मिल रही है, रिटेल डिमांड भी काफ़ी बढ़िया है, जिसके चलते स्टॉक पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। ओके, तो ये है आपके लिए तमाम रिपोर्ट जिन पर आपको करना है फोकस आज के सेशन में। आइए बढ़ते हैं आगे और अब वक्त है पिक ऑफ द डे का। हमारे सारे एक्सपर्ट्स हैं हमारे साथ तैयार। सुबह की पहली किरण के साथ स्वागत है। किरण जी, आपका शुरुआत कीजिए पिक ऑफ द डे के साथ। वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग दीप। मेरा बाय करने का नजरिया है नजारा टेक्नोलॉजीज पे। यहाँ पे मेरा मानना है कि 2220 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह होगी और टारगेट्स के लिए 2370 2400 के आसपास के लेवल्स आज देखने को मिलेंगे, पर वहां पे भी बेचने की सलाह नहीं है। वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना चाहिए। लॉन्ग टर्म चार्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिल रहे हैं, डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने को मिल रही है, तो मेरा मानना है कि इधर से अपसाइड टारगेट लेवल से भी ऊपर देखने को मिल जाने चाहिए। ओके, नजारा टेक लॉन्ग टर्म चार्ट जितने भी लंबे लिस्टिंग के बाद से, कितने लंबे किरण जी? 2-3 महीने, 2-1 महीने जितने हैं सारे छोटे। पर अनिल जी एक चीज है, जब लिस्टिंग हो जाता है और जो लिस्टिंग के बाद वाला हाई जब तोड़ता है ये स्टॉक, तो एक अच्छी मूव दिलाती नजर आती है। तो वो टॉप था लगभग 1950 का। 1950 के बाद कोई रुकने का नाम नहीं है, सीधा ऊपर गए, 5-6 दिन का कंसोलिडेशन और वापस एक बार अप मूव, तो ये स्ट्रेंथ दिलाता नजर आता है। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए नजारा टेक में खरीदारी करने की राय किरण जी की तरफ से। सुप्रभात शर्मा साहब, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी। पहले तो मैं किरण जी को कहना चाहूंगा कि उनका जो नजरिया था वो नजारा पे था। ये वर्ड कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगा जी। मेरा जो पिक है वो कल वाला ही पिक है, जो मैंने एक पोजिशनल ट्रेड दिया था, और ये पिक है जेबीएम ऑटो पे। तो अनिल जी, ये कंपनी तो सभी जानते हैं कि बस की ईवी बसेस बनाती है और ये इसके अंदर काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आई है और यहाँ पे ग्रोथ अच्छा दिखता है। पर हमें तो मतलब है पोजिशनल ट्रेड से। तो ये स्टॉक कल क्लोज हुआ है 525 रुपये पे, तो आप 497 रुपये का रखें स्टॉप लॉस और ऊपर के लेवल पे 573 जैसा टारगेट आप देख सकते हैं। ये पोजिशनल ट्रेड है 5 ट्रेडिंग सेशंस की। आप स्टॉप लॉस को ऊपर बढ़ाते रहिए और अगर किसी कारणवश नीचे जाए तो काट भी लीजिए, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये है आपके लिए जेबीएम ऑटो। आमतौर पर शर्मा साहब की तरफ से ऑप्शंस की स्ट्रेटेजी ज़्यादा आती है, अदरवाइज भी निफ्टी और फ्यूचर्स के स्टॉक ज़्यादा आते हैं, लेकिन कम ही कैश मार्केट के बेहतरीन स्टॉक आपको उनकी तरफ से रिकमेंडेशन में आते हुए दिखे। 4-5 दिनों के व्यू के साथ 573-72 के स्टॉक टारगेट के लिए करें खरीदारी आप जेबीएम ऑटो में। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आप क्या खरीदेंगे? कोई कैश का स्टॉक है? गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको हैप्पी हेयर कट। अनिल जी, कल से जो यहाँ के बाजार के गलियारे हैं उसमें आपके हेयर कट की चर्चा हो रही है। तो अनिल जी, आपने लिखा है कि आप लाइट महसूस कर रहे हैं। तो अनिल जी, मेरा सुझाव है आपको कि थोड़ा पैसा वैसा खर्च कीजिए। अनिल जी, हमें पार्टी दीजिए, फिर देखिए कितना हल्का महसूस करेंगे आप। थोड़ी जेब हल्की कीजिए अनिल जी। ये तो पार्टी देने के नाम से ही मेरा तो दिल इतना भारी हो गया मैं चांस भी नहीं लूंगा अभी। इतना बता नहीं सकता कितना दिल भारी हो गया है, तो कहाँ से हल्का महसूस करूंगा। लेकिन हाँ, ऑब्जर्वेशन तो ठीक था ना, मतलब इतना 1.5 साल से मेहनत कर करके वजन घटाया इतना सारा, उसमें जो खुशी नहीं हुई वो 1.5 घंटे के हेयर कट में हुई। ऐसा लगा बिल्कुल हल्का हो गया। कुणाल जी, मतलब जो बताया वो बराबर है कि नहीं, ये बताइए। अरे जी, 1.5 घंटे लगे हेयर कट में? हाँ, तो पूरा स्पा होता है थोड़ा, वो सब आजकल तो नाटक कम थोड़ी है क्या। भले आप घर से नहा धो के जाएं, शैम्पू वैम्पू करके जाएं, वो पहले आपके बाल वाल धोएंगे अच्छे से उनके हिसाब से, फिर मतलब वो थोड़ा वो क्या बोलते हैं ये वो करेंगे सारा, फिर बहुत टाइम लगाते हैं एक बाल को पकड़ पोस्ट के। ट्रीटमेंट भी कराया इतने तो बाल ही नहीं बचे। मसाज हाँ, वो सब होता है, तो उससे तो लग जाता है घंटा 1.5 घंटा लग जाता है आराम से। कुणाल जी आइए कभी बिल्कुल आपको भी ऐसा बढ़िया अनुभव करवाते। जी किरण जी कुछ कह रहे हैं। जी किरण जी। अनिल जी, परसों देवांशी ने कुछ ब्रेकिंग न्यूज दी थी आईटीसी मोरिया, वो तो कोई प्रयास नहीं चल रहा था आपका? कोशिश तो पूरी है,
पूरी कोशिश है, एक बार अगर वो हो जाए तो आप सबको 2 करोड़ में मैं भी वर्ल्ड टूर करवा के लाऊं तो सबको साथ में ले जाएंगे। चलिए देखो क्या होता है। आइए बताएं कुणाल जी, आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी, खरीदारी की राय है, स्टॉक वही है जिस पर कल मैंने और राकेश जी ने बात की थी। स्टॉक का नाम है अडानी एंटरप्राइजेस। कल हम देख रहे थे जब बाजार बंद हो रहा था, बड़ी दमदार बंदी आते हुए दिखी। मुझे लगता है अनिल जी काफी समय की चुप्पी तोड़कर यह स्टॉक वापस तेजी के लिए तैयार हो रहा है। बाय करके चलें। 1500 रुपए पर 1500 पर स्टॉप लॉस रखना है, 1600 रुपए का लक्ष्य। ओके, यहाँ पर खरीदारी करने की राय आपके लिए। गुड मॉर्निंग बंसल जी, बताएं सर आपने कौन सा शेयर चुना है आज? सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। पहले तो अनिल जी, जो आप हेयर स्पा से डायरेक्ट जी स्टूडियो में आए हैं तो आपको सलाम। और आप अनिल जी हल्का फील कर रहे हैं तो उस हल्केपन को कॉम्पनसेट करने के लिए अनिल जी आज मैं लाया हूँ कॉम्बो पिक्स। दो पिक्स हैं पिक ऑफ द डे में, और दोनों ऑटो काउंटर्स हैं। पहला काउंटर है बजाज ऑटो पे खरीदारी की राय है। 3870 का स्टॉप लॉस लगाना है, 3980 के टारगेट के लिए बजाज ऑटो को खरीदना है। और दूसरा पिक है हीरो मोटरकॉप पे भी खरीदारी की राय है। 2850 का स्टॉप लॉस है, 3050 के लक्ष्य के लिए हीरो मोटरकॉप पे खरीदारी की राय है। ओके, 2 टू व्हीलर स्टॉक रिकमेंड किए, इसके बदले में बंसल जी आप शॉर्ट में एक काम कर सकते थे, एक ही 4 व्हीलर कर देते, ऐसा नहीं? नहीं अनिल जी, देखिए टू व्हीलर है, टू व्हीलर पे जो घूमने का मजा है अनिल जी, जो आनंद है वो 4 व्हीलर पे नहीं आता है। तो ये बात अनिल जी दीपांशु और आशीष से बेहतर कौन समझेगा? ओके, समझ गया, मैं समझ गया। क्योंकि हाँ, इससे पहले कि हमारे बंसल जी ज़्यादा फ्लैशबैक में जाएं कॉलेज के ज़माने में, टू व्हीलर पर घूमने का आनंद बताएं, उससे पहले बढ़ते आगे। सिमी जी है तैयार। सिमी जी गुड मॉर्निंग, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे होगा मदरसन सुमी। करंट लेवल पर खरीदने का सलाह होगा। 228 का स्टॉप लॉस, 237 का पहला टारगेट, 240 का दूसरा टारगेट, 242 का तीसरा टारगेट के लिए मदरसन सुमी को खरीद कर चलने का सलाह होगा। सिमी जी इतना हमने नाम तो आपका सोच समझ के ही रखा था, सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर। अब आप समझ भी गई कि वो नॉन स्टॉप शब्द कहाँ से आया। जिस स्पीड से आप बोलती हैं उसी स्पीड से आपका स्टॉक भी चलता है। तो सिमी जी के एक बार जल्दी से वापस से टारगेट में जब तक नोट करो स्टॉप लॉस, तब तक तो टारगेट आगे पहुंच गए। 237 पहला टारगेट, 240, 242, बिल्कुल 242, ये 3 टारगेट आपके लिए सिमी जी की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं। मदरसन सुमी, ये है स्टॉक ऑफ द डे सिमी जी की तरफ से। आइए, ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर हमें फोकस करना है, बात करनी है। और पहला स्टॉक है शर्मा साहब, HDFC लिमिटेड, जिस पर मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा, चिंता न करें, आराम से रिलैक्स रहिए। आपकी पेरेंट कंपनी, ग्रुप कंपनी जो भी कहते हैं, उन्होंने 500 करोड़ के सामने 1100 करोड़ का एडवांस टैक्स भरा। क्या दमदार नंबर आए, बहुत ही शानदार जबरदस्त नंबर हैं। जरा HDFC लिमिटेड किरण जी चार्ट देखिए, दीजिए अपनी राय। HDFC लिमिटेड शानदार चार्ट पैटर्न है अनिल जी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुझे लगता है कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो पिछला स्विंग टॉप है, लगभग 2880 के आसपास है। राउंड फिगर्स की बात कर रहा हूँ, कैश लेवल्स की। 2880 एक बार निकल जाए तो मेरा मानना है कि वापस एक बार एक फ्रेश मोमेंटम देखने को मिलेगा। अभी के लिए मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2800 का रहेगा, जिसके नीचे मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। एग्जिट करने की सलाह होगी शॉर्ट टर्म नजरे जिनका है उनके लिए। पर लॉन्ग टर्म के नजरे के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो अनिल जी ये मल्टी टॉप ब्रेकआउट कहलाएगा 2880 के ऊपर। तो उधर से टारगेट्स लगभग 3000 के ऊपर के देखने को मिलेंगे शॉर्ट टर्म पे। लॉन्ग टर्म में अगर 3 से 4 महीने का व्यू है तो आपको 3300 के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। ओके, 3300 तक के टारगेट के लिए खरीदारी। और कल कुणाल जी ने अपना इस हफ्ते की पिक के तौर पर HDFC लिमिटेड को दिया था, और साथ ही जैन साहब को भी आया था पसंद। तो स्टॉक में कमाल होना तय है। कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर एक्शन भरपूर है। एक और स्टॉक है जिस पर राय ली जाए, वो है रेमंड्स, जहां पर बड़ी खबर आती हुई दिखी है। वैल्यू अनलॉकिंग की तैयारी, रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है कंपनी। और साथ ही टेक्सटाइल शेयरों के लिए भी शर्मा साहब एक खबर जो आती दिख रही है कि इनकी जो PLI स्कीम है 10,683 करोड़ की, वो सरकार ने ऑफिशियली नोटिफाई कर दी है। रेमंड्स और बाकी टेक्सटाइल शेयरों पर आपकी राय? सर, इंडिया जो टेक्सटाइल जो कंपनियां हैं उनके अंदर एक हम ये कह सकते हैं एक साइक्लिकल स्टोरी चलती है, और इस वक्त ये साइकिल अप है। और ऐसे वक्त के अंदर बहुत इस बीच में बहुत क्या हुआ कि सारी जो टेक्सटाइल कंपनियां हैं वो वैल्यू एडिशन में काफ़ी हद तक चली गई हैं, और हर टेक्सटाइल कंपनी के पास दूसरे एसेट्स हैं, खासकर उनके लैंड वगैरह के पार्सल्स होते हैं। तो इस तरह का जो परिप्रेक्ष्य है जिसके अंदर आप वैल्यू एडिशन करते हैं उनको बेच के,
तो डेट कम होता है या फिर शेयर होल्डर को पैसा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें पूरे सेक्टर के लिए अच्छी हैं। और अभी फिलहाल ये देखते हुए कि पाकिस्तान के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोप की तरफ से बंद होंगे, तो भारतीय जो टेक्सटाइल्स हैं वो और बेहतर कर सकती हैं। उनका काफ़ी बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है पाकिस्तान, और वहाँ पे लगता है कि अब थोड़ी दिक्कत आने वाली है। तो ये नया एक रूट खुला है इंडिया के लिए, जहाँ पे और बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। तो पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त रीरेट हो रही है, और जो PLI में जो भाग लेंगे उनसे उनकी कैपेबिलिटी टू कम्पीट भी बढ़ेगी। तो सरकार प्लस प्राइवेट एंटरप्राइज दोनों का मिलके इस सेक्टर का फ्यूचर सुधार रहे हैं। परफेक्ट। और जी बिजनेस की बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर भी लगी है, जहां पर हमने कहा था कि बोर्ड रीस्ट्रक्चरिंग करने जा रही है और इससे वैल्यू अनलॉकिंग होगी। कल ही आप देखिए SPL मिड कैप स्टॉक्स में हमारे 2 एक्सपर्ट्स ने खरीदारी करने की राय दी। सेठी साहब ने कहा लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर, राजेश पालिया साहब नहीं, सेठी साहब ने पोजिशनल पिक दी थी और पालिया साहब ने लॉन्ग टर्म पिक के तौर पर दोनों में खरीदारी करने की राय। तो रेमंड्स आज कमाल करता हुआ दिखेगा। कितना कमाल करेगा रेमंड्स? सिमी जी, चार्ट्स देखकर आपको बताना है रेमंड्स कितना ऊपर जा सकता है। अनिल जी, चार्ट तो काफी शानदार है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक करंट लेवल पर भी खरीदा जा सकता है। इसमें मिनिमम जो टारगेट मैं देख रही हूँ वो 475 470 का आता है। 470 75 का जो रेजिस्टेंस है वो क्रॉस हो जाएगा तो स्टॉक 510 520 के आसपास भी जा सकता है, और बहुत ही जल्दी ये टारगेट अचीव हो सकता है। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 430 के नीचे। 430 के आसपास एक सपोर्ट है 33 के आसपास, तो उसी के नीचे स्टॉप लॉस 430 के नीचे मेंटेन करना पड़ेगा। 470 75 का पहला टारगेट, उसके बाद 510 540। ओके, तो ये है आपके लिए रेमंड पर राय। और हमने तो आपको पहले ही बता दिया था कि एक्सक्लूसिवली कि कंपनी वैल्यू क्रिएशन की तैयारी में है, थोड़ी बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग करने वाली है, और बिल्कुल कंपनी के बोर्ड ने वैसा ही करा है। तो जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव खबर पर लगी है मुहर। आइए देख लेते हैं पहले क्या बताया था आपको रेमंड के बारे में। रेमंड ग्रुप में एक बड़ी अनलॉकिंग होने जा रही है। जी हाँ, शेयर होल्डर वैल्यू क्रिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेमंड ग्रुप बहुत जल्द कुछ अनाउंसमेंट्स करेगी, और इनके पास बहुत इंटरेस्टिंग टूल्स, हार्डवेयर और ऑटो कंपोनेंट के बिजनेस भी हैं, जहां पर इनका काफी अच्छा परफॉर्मेंस है। तो डीमर्ज करके इन अ वे ऑफ एन IPO प्रोबेबली इसका अनाउंसमेंट कुछ ही दिनों में, मे बी बाय मंथ एंड यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। तो वैल्यू अनलॉकिंग तब होती है जब आप उसे लिस्ट कराएं और उनके शेयर होल्डर्स को फायदा हो, और अगर उस तरफ रेमंड्स आगे बढ़ रहा है तो ये इस स्टॉक के लिए काफी अच्छी खबर है। चलिए, रेमंड से जुड़ी एक बड़ी एक्सक्लूसिव जो जी बिजनेस ने आपको बताई थी उस खबर पर मोहर लगती हुई दिखी है। वैल्यू अनलॉकिंग के लिए रेमंड के बोर्ड ने रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है। ये है हमारी एक्सक्लूसिव खबर पर मुहर। रेमंड और बाकी टेक्सटाइल स्टॉक्स पर भी आज रखिए नजर, बट स्पेशली रेमंड जो वैल्यू अनलॉकिंग कंपनी कर रही है अपनी बिजनेस की रीस्ट्रक्चरिंग कर। आइए कुछ और स्टॉक्स जो आज आपको एक्शन में आते हुए दिखेंगे। BPCL, इस पर शर्मा साहब से एक बार राय ली जाए। शर्मा साहब, डाइवेस्टमेंट की तो इंतजार है ही। कल AGM में चेयरमैन साहब ने कहा है कि साल के अंत तक, FY 22 के एंड तक, मतलब मार्च के अंत तक डाइवेस्टमेंट हो जाना चाहिए, बट साथ ही बड़े केपेक्स प्लान्स आ रहे हैं। 1 लाख करोड़ के निवेश की योजना है। पेटकेम कारोबार, गैस, रिन्यूएबल एनर्जी, हाइड्रोजन पर भी ये फोकस करने वाले हैं। अब BPCL पर कैसे नजर रखें सर? डाइवेस्टमेंट तक ये ऐसी रेंज में रहेगा या आगे और एक्शन आ सकता है? मेरे ख्याल से ये जो डाइवेस्टमेंट से पहले जो एक्टिविटीज हो रही हैं, ये इसकी जो वैल्यू को बढ़ाने के एक ये तरीके हो रहे हैं। तो इसमें काफ़ी कुछ पैसा तो फिलहाल जो कैश है वो यूज़ होगा, और बाद में उसी प्रोसेस को जो कंपनी को लेगा वो अपना कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छा तरीका है जिसमें आप जो भी बेचें, वैल्यू ऐड करके बेचें, रेलेवेंट बना के बेचें। तो मेरे ख्याल से इसमें हालांकि ये होगा, लेकिन यहाँ से एप्रिसिएशन की जगह इसमें बन जाती है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वैसे बेहतर कर सकती हैं, और यहाँ से एक बड़े डिविडेंड के बाद जो स्टॉक ऑप्टिकली गिर गया था अब वापस चलने के लिए तैयार है। चल, ये अच्छी खबर आती हुई 5 साल का रोड मैप। हालांकि ये अलग बात है कि तब तक कौन करेगा, कैसे करेगा, प्रमोटर कौन होगा, वो अलग बात है। लेकिन एज ए गोइंग कंसर्न BPCL के टॉप मैनेजमेंट ने अपना प्लान रखा है सामने। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों के प्लान बनते और बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। कच्चे तेल की वजह से
$80 का आंकड़ा कच्चे तेल ने छुआ है। इस वक्त $80 के ऊपर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो किसी के लिए अच्छी बात है तो किसी के लिए मुश्किल भरा वक्त भी। जो कच्चे तेल और बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए थोड़ी नेगेटिव खबर भी है। तो कच्चे तेल से फ़ायदा होने वाली कंपनियों के लिए अच्छी बात भी है। तो कच्चा तेल तेज़ी दिखाता हुआ लगातार 5 दिनों से तेज़ी में है और आज फाइनली $80 के ऊपर भी निकलता हुआ दिख रहा है। मेरे ख्याल से काफ़ी लंबे समय बाद $80 के लेवल से 3 साल सर, 3 साल के बाद 2018, तो एग्जैक्टली 3 साल। तो कमोडिटीज़ का इन्फ्लेशन आपके सामने एक एक कमोडिटीज़ तेज़ी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है और उसका असर आप देख भी रहे हैं। ऐसा ही एक और स्टॉक है GSFC, जहां पर कमोडिटीज़ के बढ़ते हुए दामों की वजह से ज़बरदस्त फायदा होता दिख रहा है। इनके एक प्रोडक्ट जो बड़ा मुश्किल सा नाम है, हमने हेडलाइन में बताया भी था, उसके दाम तेज़ी से बढ़े हैं, प्लस उस पर एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगने की भी बात कही जा रही है। स्टॉक 5% कल भी मजबूती के साथ बंद हुआ। जरा बंसल जी चार्ट्स देखिए GSFC के, दीजिए अपनी राय। देखिए अनिल जी, GSFC का टेक्निकल स्ट्रक्चर बड़ा अच्छा है और इंटायर पूरी स्पेस में देखें तो ये पूरी फर्टिलाइजर स्पेस का एक हिडन जेम लगता है। डीप वैल्यू है, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा है, स्टॉक चला नहीं है और जिस तरीके का स्ट्रक्चर है 185 के टारगेट के लिए यहाँ पर बाय करना चाहिए। और अगर पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा रहे हैं तो 112 के नीचे की क्लोजिंग आए तो निकल जाए। एल्स इसको खरीद के एकदम होल्ड टाइट, सेट टाइट 185 के लक्ष्य के लिए एक ओवरवेट खरीदारी की राय है GSFC में। परफेक्ट, तो खरीदें, चुपचाप शांति से डिलीवरी लेकर बैठ जाएं। आइए बढ़ते हैं आगे और अब आपके लिए 2 और मेहमानों से मुलाकात कराने का वक्त है। सुमित जी हमारे साथ तैयार हैं, वागले साहब भी, और पिंक ऑफ द हेल्थ वागले साहब एकदम जोड़ा दिख रहे हैं। वागले साहब कॉम्प्लीमेंट्स बताएं सर, आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट्स। मेरा पिक ऑफ द डे है बजाज ऑटो। 3900 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल 4-5 बार जो पिछले 1-1.5 महीने में जहां पर अटक रहा था वो क्लियर कल हुआ है। तो 3890 के स्टॉप लॉस से बाय करें। मुझे लगता है 1 से 2 दिनों में 4000 तक की ट्रेडिंग अपसाइड बिल्कुल आ सकती है। ओके, बंसल जी की भी राय बजाज ऑटो खरीदने की, वागले साहब की भी राय बजाज ऑटो खरीदने की। तो पिक ऑफ द डे दोनों का मिलता जुलता। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनिल जी पिक ऑफ द डे मेरे पास, जहां वागले साहब के पास बजाज ऑटो है, मेरे पास हीरो मोटोकॉर्प है। हीरो मोटोकॉर्प के अंदर एक मूव ऊपर की तरफ का देखने को मिलना चाहिए। स्टॉक के अंदर CMP पे खरीदारी करें 2900 के आसपास। हीरो मोटोकॉर्प यहां से एक ऊपर का मूव दिखाएगा जिसमें 3000 के लेवल इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में ब्रेक कर सकता है। 2825 का नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा जो कि ट्रेडिंग के लिहाज से शॉर्ट टर्म का स्टॉप लॉस होगा। ऊपर में टारगेट 3000 का पहला होगा और 3050 का दूसरा होगा। ये दो टारगेट दोनों ही शॉर्ट टर्म के टारगेट है। ये लेवल्स अगर टूटते हैं तो 3200 रुपए तक का मूव ऊपर में आने वाले दिनों में हीरो मोटोकॉर्प में देखने को मिल सकता है। फिलहाल 3000 से 3050 के टारगेट्स के लिए हीरो मोटोकॉर्प में खरीदारी करें 2825 के स्टॉप लॉस। देश और दुनिया के लाखों करोड़ों दर्शक और ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स बंसल जी को फॉलो करते हैं, ये तो हमें पहले से पता था, इसमें कोई नई बात है नहीं। लेकिन वागले साहब और सुमित जी भी इतना फॉलो करते हैं, या फिर हो सकता है आज दोनों लेट हो गए हों, इसलिए सोचा वो एक पिक हम दोनों उठा ले बंसल जी की। बंसल जी आज 2 पिक लेकर आए, उन्होंने बजाज ऑटो और हीरो मोटो दोनों रिकमेंड किया है। तो बजाज ऑटो वागले साहब ने ले लिया है, हीरो मोटो को ले लिया है सुमित जी ने और बंसल जी। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ, आप सुनते नहीं हो मेरी बात। मैंने आपको पहले ही बोला था 2 टू व्हीलर की बजाय 1 4 व्हीलर रिकमेंड कर दो। अगर आपने वो काम कर दिया होता तो आज आप खाली हाथ नहीं, आपकी दोनों बाइक्स बजाज की और हीरो की जा चुकी है सुमित जी और वागले साहब के पास।